गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अपनी एक वीडियो लेक्चर की जो सीरीज़ चल रही है वो पॉलिटी आपकी चलती रहेगी, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, संवैधानिक निकाय पढ़ रहे हैं, जिसमें आज सुबह हमने निर्वाचन आयोग पढ़ा था। ठीक है, अभी मैं ये लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ ये है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। एक नया रजिस्टर बना लें आप, और उस नए रजिस्टर के अंदर आपको ये लिखना है, और उसका ये पहला वीडियो है आपके इंटरनेशनल रिलेशन का। आपके पेपर 3 में है, मेंस में। और प्री के अंदर हालांकि ये डायरेक्टली नहीं है, बट करंट अफेयर्स के अंदर इसको पूछा जाता है। इसके 2-3 प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं उस विषय का नाम आपको पहले पता होना चाहिए। उसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशन, और उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे कि जो अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, या इनको कहते हैं क्षेत्रीय संगठन, है ना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी रीजन के अंदर बनते हैं। या मान लो जैसे एशिया के अंदर कोई एक समूह बन गया, जैसे होता है ना कि हमारे गलियों के अंदर, या हम कोई सोसाइटी बना लेते हैं, या किसी दल का निर्माण कर लेते हैं, या किसी समूह का निर्माण कर लेते हैं, जैसे जय माता जी दल या ऐसी कोई सोसाइटी। तो उसी प्रकार देश भी आपस में मिलकर सोसाइटी का निर्माण करते हैं कि जो पड़ोसी देश होते हैं या जो आसपास के देश होते हैं वो मिलकर एक क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। ठीक है, तो बस आज हम शुरू कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल आप टेंशन न लें, मस्त समझ में आएगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इसको कहते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन इसका नाम है। इसमें आपके मैपिंग भी काफ़ी यूज़ आएगी। तो अपन शुरू करते हैं। उसके पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बार आप लोगों को काफ़ी वैसे मिस कर रहे हैं, आशा करता हूँ शायद आप भी कर रहे होंगे। तो मैं स्टूडेंट्स कौन कौन है बस ऐसे एक बार नाम ले लेते हैं, किसी को मिस ना करूँ मैं। वैसे फर्स्ट बेंच से शुरू करें तो शालू है, निधि है, देन इधर आ जाएँ तो अशोक है, महेश है, मोहित है, और अपने भानुप्रिया बैठती थी आगे कभी। फिर अगर उधर वापस जाएं सेकंड रो में तो कमला जी हैं, मनीषा फर्स्ट है, मनीषा सेकंड है, फिर अंकित सिंघवी है, अटल है, भरत है, शिवम है, अनिल, उदय, और अपने कुसुम है, अंजलि है, विनस है, और अपने वो फंटास्टिक 4 हैं ही हैं हमेशा, सुभाष, आर्यन, सुनील और राजेश लोहार। और तो कोई नहीं बच गया, चलो कोई बच भी गया हो तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बच गया होता है, बुरा बुरा नहीं माने। तो लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो बात करेंगे, आज हम पढ़ेंगे पहला जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका नाम है सार्क। क्या नाम है? सार्क, SAARC, सार्क। इसको क्या बोलते हैं? सार्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सार्क। तो सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है, सार्क की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए पहले तो, कि आपके सार्क की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो सार्क की फुल फॉर्म यदि हम पता करने की कोशिश करें तो वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ, एस से साउथ, ए से एशियन, जो आपका सेकंड वाला ए है उससे एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, बस इसका नाम ऐसे याद रखें, आप इंग्लिश में ही याद रखें। आप बस ऐसे इसको लिखते हैं देवनागरी के अंदर कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क। तो अब ये सार्क क्या है? तो ये सार्क क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? क्षेत्रीय संगठन। तो क्षेत्रीय संगठन है, इसमें कुल 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश। तो 8 देश कौन कौन से देखें, हम ट्राई कर लें। तो ऊपर से आओ आप, भारत के राइट में दो दो अपने पड़ोसी देश हैं, जस्ट अपने राइट में। अगर ऊपर राइट की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान एक हो गया, पाकिस्तान दूसरा हो गया, 2 हो गए। फिर अपन इस साइड आते हैं लेफ्ट साइड में, तो एक तो आपका नेपाल है और एक आपका भूटान है। 4 हुए कि नहीं हुए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद है अपना यहाँ पे आओ आप, बांग्लादेश। कितने हो गए? 5। बांग्लादेश के बाद में आपका है श्रीलंका, 6, और एक हो गया आपका मालदीव्स, 7। ठीक है, और एक खुद इंडिया हो गया, 8। कुल 8 सदस्य हुए कि नहीं हुए? देखो, पहला आपका अफगानिस्तान है, दूसरा आपका पाकिस्तान है, ठीक है, तीसरा आपका नेपाल है, चौथा आपका भूटान है, पांचवा आपका बांग्लादेश है, छठा आपका श्रीलंका है, सातवां आपका मालदीव्स है, और 8वां आपका इंडिया है। तो ये 8 देश हैं जो कि आपके सार्क के
पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब सार्क में कुल 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 8 देश। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसको वैसे हिंदी में दक्षेस कहते हैं, लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो 8 देश हैं, वापस रिवाइज करो, देखिए कौन कौन से देश हैं। ऊपर से शुरू करें, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और श्रीलंका है, और मालदीव है, और खुद इंडिया है ही, ठीक है। तो ये मैप से आपको याद रह जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा कि ये है क्या। तो इसकी जो स्थापना है ना वो 1985 में हुई थी, 1985 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। 1985 में ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पे। और इसका जो मुख्यालय है सार्क का, वो काठमांडू नेपाल में है। तो आप याद रखें, कंफ्यूज ना हो, इसकी स्थापना जो है वो तो हुई थी ढाका बांग्लादेश में, और इसका जो मुख्यालय है, वो मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क क से एंड हो रहा है, तो काठमांडू नेपाल, ऐसे याद रख लें, सार्क काठमांडू नेपाल, ठीक है। तो इसका मुख्यालय मतलब इसका एक हेडक्वार्टर होगा जहाँ पे ये लोग बैठते होंगे, या इनका जो स्टाफ है वो बैठता होगा। तो वो जो स्टाफ है वो कहाँ बैठता है? काठमांडू नेपाल में। कब स्थापना हुई इसकी? 1985 में, ठीक है। 1985 में स्थापना हो गई इसकी, ढाका बांग्लादेश में हो गई, काठमांडू नेपाल में क्या है इसका? सचिवालय, सेक्रेटरीट। अब 1980 में जियाउर रहमान व्यक्ति थे, ये बांग्लादेश के थे। इनको विचार आया था कि ऐसा कोई संगठन होना चाहिए ताकि एशिया के अंदर भी जो है मजबूत कोई संगठन हो, क्योंकि जैसे अपन यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड का सबसे मजबूत संगठन है। तो एशिया वाले भी चाह रहे थे कि ऐसा हम कोई संगठन बनाएं, तो इन्होंने ये बनाया भैया कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। 8 सदस्य हैं, अभी अभी अपन ने पढ़ा, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है, और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में जुड़ा था 2007 के अंदर। कब जुड़ा है? 2007 के अंदर, ठीक है। अब इसका जो महासचिव है ये अमजद हुसैन है। ये कौन होता है महासचिव? जहाँ पे अगली मीटिंग होने वाली होती है इसकी, उस देश का महासचिव बना देते हैं। जैसे मान लो कि इसकी अगली मीटिंग कहीं पाकिस्तान इस्लामाबाद में होने वाली है, तो फिर पाकिस्तान का महासचिव होता है। या फिर मान लो इससे अगली मीटिंग बांग्लादेश में होने वाली है, तो उसका जो महासचिव होगा वो कहाँ का होगा? बांग्लादेश का। तो पर इसमें क्या दिक्कत हुई है कि अभी मैं थोड़े से बताऊंगा इसमें क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं। पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर देश, जो सुपरविजन करते हैं, जो हिस्सेदार, मतलब सार्क के हिस्सेदार नहीं है पर केवल पर्यवेक्षक देश हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो हैं, ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी सुन लें आप कौन कौन से हैं। चीन है आपका, यूएसए है, चीन है, यूएसए है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, यूरोपियन यूनियन, म्यांमार, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, ईरान। इन सबको एक बार मैप में देख लेना आप कहाँ कहाँ है, याद हो जाएगा। मैप बहुत आपका स्ट्रांग होना चाहिए, हमेशा आप ये सब चीज़ें मैप में देखते रहें कि ये सब कहाँ कहाँ है, मॉरिशस कहाँ पे है, ईरान कहाँ पे है, बाकी तो आपको पता ही है वैसे। तो पर्यवेक्षक के लिए अभी तुर्की और म्यांमार ने भी सदस्यता के लिए आवेदन कर रखा है, हालांकि इनको अभी तक सदस्यता नहीं मिली है। तो ये क्या है, ये जब बना था 1985 में, तब इन्होंने डिसाइड किया था कि हम हर साल एक शिखर सम्मेलन रखेंगे। कौन रखेंगे भैया? ये 8 देश इकट्ठे होंगे और हर साल क्या रखेंगे? शिखर सम्मेलन। और उसमें करेंगे क्या, इस पर अपन अभी आते हैं कि इनके क्या क्या कार्य हैं। उससे पहले हर साल कुल मिला के इन्होंने तय किया था कि हम क्या करेंगे, हर साल हम शिखर सम्मेलन करेंगे, इसको बोलते हैं एनुअल समिट, ठीक है। तो ये समिट करने का इन्होंने लिया। तो ये 18वीं जो समिट है वो काठमांडू नेपाल में हुई थी, और 19वीं समिट 2016 के अंदर इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाली थी। पर उसके पहले उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने, आपको याद हो तो, उरी अटैक कर दिया था। उरी में अटैक हुआ था, तो वो जो उरी में अटैक हुआ था उसकी वजह से भारत ने इसका बर्खास्त किया। भारत ने कहा कि नहीं, आप पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है और हम मतलब कि ये मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। तो वो इस्लामाबाद में जो प्रस्तावित था ना 19वां शिखर सम्मेलन, वो हुआ ही नहीं। तो 19वां शिखर सम्मेलन तो कैंसिल हो गया। अभी 20वां शिखर सम्मेलन भी इस्लामाबाद में प्रस्तावित है, हालांकि वो भी अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को समर्थन करता है, आतंकवाद फैला रहा है, तो भारत उसका विरोध करता है, ठीक है। आज अभी हमने देखा कि वहाँ मुठभेड़ चल रही है और हमारे जो है साथी मारे गए हैं काफ़ी, तो इसकी वजह से ये थोड़ा है। तो अब अपन पता करते हैं कि ये सार्क बनाया क्यों था, सार्क क्यों बनाया था। तो पहले सार्क क्यों बना था, तो 5 सार्क के जो है लक्ष्य हैं, मेनली 5 लक्ष्य हैं। तो क्या क्या लक्ष्य हैं, देखो, पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन का विकास। क्या है? मानव संसाधन का विकास,
देखो ये पहला क्या है, मानव संसाधन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये याद कर लेना पांचों के पांचों ऐसे के ऐसे ही। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या करना है भैया, मानव संसाधन का विकास करना है इन सभी देशों में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, सभी देशों में ट्रांसपोर्ट, मतलब एक दूसरे के इधर से माल आ जा सके आसानी से और दिक्कतें ना हो, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। फिर मटीरियोलॉजी साइंस, मटीरियोलॉजी मतलब आपके जो इससे मौसम विज्ञान से संबंधित है वो। टेक्नोलॉजी, तकनीकी, और टेलीकम्युनिकेशन मतलब आपका जो दूर संचार वाली चीज़ें हैं वो सभी देशों में सहयोग करना, 8 देशों में। फिर है आपका अगला रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ग्रामीण और कृषि विकास आपस में इन 8 देशों में। फिर है पॉपुलेशन एंड हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़, कि आपकी जो पॉपुलेशन है और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ये जैसे अभी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन और हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़। आपको पता हो तो रिसेंटली अभी इन्होंने क्या किया था, आपको पता हो तो मोदी जी ने मीटिंग ली थी सभी सार्क देशों की, 2016 के बाद पहली बार ये लोग मिले थे अभी 2020 में, सोचो 4 साल बाद, इसलिए वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट भी थी। आपको पता हो तो जस्ट अपना जो कोविड-19 जब शुरू हुआ था, जब जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद उन्होंने वो मीटिंग ली थी। और मैं ये फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये 16 मार्च का है, मतलब लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है इसको। पीएम मोदी प्रपोजेज इमरजेंसी कोविड-19 फंड फॉर सार्क नेशंस। इसमें क्या हुआ था, ये सभी सार्क नेशन की मीटिंग ली थी मोदी जी ने, और कहा था कि हम एक फंड बनाते हैं जो कि मतलब इमरजेंसी फंड होगा सार्क देशों का, और इसमें वॉलेंटरली जो जितना पैसा डालना चाहे डाल सकता है। भारत ने $10 मिलियन इसके अंदर डाले हैं, और इसके अंदर हालांकि सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया था, लेकिन पाकिस्तान है बांडा, तो पाकिस्तान के वो इमरान खान तो आया नहीं, तो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर आया था, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भैया एक जो है सार्क इमरजेंसी फंड का गठन किया गया, और सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग थी ये, और बोला गया कि मतलब अपनी मर्जी से आप जितना पैसा इसमें डाल सकते हो वो डालो, और कोई भी देश इसको यूज़ कर सकता है। भारत ने $10 मिलियन इसमें डाले, ठीक है। तो वापस अपन बात करते हैं, सार्क स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश में। कब हुई थी, 1985 में। किसका आइडिया था, जियाउर रहमान का 1980 में आइडिया किया था। कोई दिक्कत, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ पे ये रहा सार्क हेडक्वार्टर, ठीक है। और कितने देश हैं, 8 देश है। कौन कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव और इंडिया। अब देखो, तो ये जो 8 देशों को अगर मिलाएं तो इस 8 देशों में 21% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की, और 3% पूरे विश्व का क्षेत्रफल इसमें समाहित है अगर 8 देशों को मिला ले तो। और पूरी जो हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, पूरे देश की अगर इकोनॉमी है, उसका 3.8% जो है वो ये 8 देशों को मिला के है। तो इसलिए इसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि 21% जनसंख्या है यहाँ पे, 3.8% ये ग्लोबल इकोनॉमी में भी है, ठीक है। आ रहा है कुछ कुछ सार्क समझ में। तो ये हमारा हो गया। अब सार्क के उद्देश्य क्या है, मैंने आपको वैसे इंग्लिश में तो बता ही दिया, वो 5 उद्देश्य आप याद रख लेना सीधे सीधे। क्या करना है, मानव संसाधन का विकास करना है, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियोलॉजी साइंस टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन, ग्रामीण और कृषि विकास, पॉपुलेशन और हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। अब सार्क के क्या उद्देश्य हैं, सदस्य देशों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग। ये सदस्य देश जितने भी हैं आपके 8 देश, उसके मध्य हमेशा राजनीतिक सहयोग करें, आर्थिक सहयोग हो, सामाजिक सहयोग हो और सांस्कृतिक सहयोग हो। सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना। भैया हम बहुत गरीब देश हैं, हमारे पड़ोसी वाले भी बहुत गरीब देश हैं। अगर अमेरिका और इनके कंपैरिजन में देखा जाए, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं यूरोप और इनके कंपैरिजन में, तो भैया ये 8 देशों ने मिलकर बोला कि हम हमारे जीवन स्तर में सुधार भी करेंगे। क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता लाना, सॉरी, क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता मतलब कि ये जो हम 8 देश हैं, हम आपस में ही एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर लें, आपस में ही एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर लें, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े, हम हमारे क्षेत्र में निर्भर हों, हमें अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से या चाइना पर निर्भर नहीं रहना पड़े। क्षेत्रीय मुद्दों को हल करना, कि आपके जितने भी यार हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको हम यहीं हल कर लें, बाहर किसी देश को न बुलाएं। जैसे भारत पाकिस्तान का जो क्षेत्रीय मुद्दा है, भारत बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, ठीक है, भारत श्रीलंका के कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, तो इनको हल कर लें। और अन्य क्षेत्रीय संगठनों से सहयोग स्थापना, अन्य जो क्षेत्रीय संगठन है उनसे सहयोग करना, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, वैसे उनसे सहयोग करना, ठीक है। तो ये सार्क के उद्देश्य हैं, कुछ नहीं, बड़े बड़े उद्देश्य हैं, आप केवल याद कर लें इनको, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। संरचना, अब ये कैसे काम करता है, मतलब इनमें क्या, कितने लोग हैं, कैसे काम करता है, तो देखो 3
3 स्तर हैं इसके। जो सबसे पहला स्तर है, जो सर्वोच्च स्तर है, उसको बोलते हैं शिखर सम्मेलन। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, शिखर सम्मेलन होता है हर साल। 19वां जो है वो इस्लामाबाद में होना था, नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं शिखर सम्मेलन। तो उस जो जब भी शिखर सम्मेलन होता है ना, तो उसमें जो सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं ना, राष्ट्राध्यक्ष मतलब उस राष्ट्र का जो हेड है, हेड ऑफ द नेशन, वो पार्टिसिपेट करते हैं, सारे के सारे 8 लोग। वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है, वर्ष में एक बार इस समिट का आयोजन होता है, ठीक है, वर्ष में एक बार इस समिट का आयोजन होता है। ये सर्वोच्च स्तर हो गया। फिर सेकंड स्तर की बात करें, द्वितीय स्तर, इस पर मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये वर्ष में 2 बार मिलते हैं। कितनी बार मिलते हैं? वर्ष में 2 बार। फिर आपका एक सेक्रेटरीट, उसको बोलते हैं सचिवालय। क्या बोलते हैं? सचिवालय। सचिवालय में 2 है, एक तो स्थायी समिति है और एक तकनीकी समिति है, ठीक है, एक परमानेंट कमेटी है और एक टेक्निकल कमेटी है। तो ये ऐसे 3 स्तर हो गए इसके। सर्वोच्च स्तर पे आपके समिट होती है, शिखर सम्मेलन होता है, द्वितीय स्तर पर मंत्री परिषद है, और बाकी थर्ड स्तर पर क्या है? सचिवालय। खत्म। अब है आपकी इसकी उपलब्धियाँ। क्या है इसकी उपलब्धियाँ? कि यार वास्तव में इससे कोई फ़ायदा भी हुआ है क्या इस संगठन का, और हुआ है तो कौन कौन से फ़ायदे इससे हमारे हुए हैं? बिल्कुल थोड़े बहुत फ़ायदे हुए हैं, हालांकि जब कोई ज़्यादा फ़ायदे नहीं हुए हैं सार्क से, फिर भी कुछ कुछ जो फ़ायदे हैं गिने चुने हैं वो देख लो आप। 1993 में बना, कब था? 1985 में। 1993 में दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता किया गया। इसको बोलते हैं साप्टा। क्या बोलते हैं? साप्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। देखो साप्टा की, साप्टा जो है आपका साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था। ये कब हुआ था आपके? 1993 में। 1993 में दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता किया गया, जो कि 1995 में लागू हुआ। सीधा सीधा कुछ नहीं है, ये क्या था कि भैया व्यापार में कुछ छूट दी गई, कि पहले व्यापार में जो ऐसे टैरिफ वैरिफ लगाते थे तो कुछ एक छूट दी गई कि यार इन चीज़ों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। ऐसा एक समझौता किया गया, उसको बोला गया साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, कि भैया ये जो 8 देश हैं ये एक दूसरे को वरीयता देंगे व्यापार में। तो ये 1993 में हुआ था और 1995 में ये लागू हुआ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि और क्या हुआ। तो 2004 के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ थी, हालांकि ये हुई नहीं, सक्सेसफुली नहीं हुई, बाकी ये चीज़ बहुत बड़ी थी। 2004 के अंदर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। अब मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है कि यार ये जो 8 देश है एक दूसरे से व्यापार करेंगे और एक दूसरे पे कोई भी शुल्क नहीं लगाएगा, कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, है ना। ऐसे शुल्क मुक्त व्यापार होगा। जैसे यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप की कंट्रीज है, वो एक दूसरे से शुल्क मुक्त व्यापार करती है ना, ड्यूटी नहीं लगाते एक दूसरे पे। तो वैसा व्यापार करने का इन 8 देशों में एक समझौता हुआ था 2004 के अंदर। 12वीं वार्ता थी इस्लामाबाद के अंदर, जो अपने हर साल समिट होती है, मैंने आपको कहा। तो वो जो 12वीं समिट हो रही थी इस्लामाबाद में, उसमें ये फैसला लिया गया कि हम साफ्टा करते हैं। पहले तो साप्टा किया था, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये पहले हुआ था। फिर उन्होंने कहा नहीं यार, प्रेफरेंशियल को हटाओ, आप तो फ्री करो, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। तो ये इन्होंने बोला कि 1 जनवरी 2006 से हम इसको लागू करेंगे। और इन्होंने क्या किया, सदस्य देशों को 2 पार्ट में बांट दिया, विकासशील देश और अल्प विकसित देश। बिल्कुल 8 सदस्य थे, दोनों 8 सदस्यों को 2 कैटेगरी में बांट दिया, कि एक तो विकासशील देश और एक अल्प विकसित देश। तो जो आपके विकासशील देश हैं उसमें रखा गया था भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। देखो पाकिस्तान को भी रखा गया, भैया पाकिस्तान को नहीं रखते तो नाराज़ हो जाता। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका को तो विकासशील देश में रखा गया, और बाकी के जो बचे 5 देश उसको अल्प विकसित देशों में रखा गया, ठीक है। और इनको बोला गया, जो विकासशील देश थे, कि यार आप जो है ना वो 2012 तक आपके सारे शुल्क समाप्त कर दोगे। और अल्प विकसित देशों को बोला गया कि आप 2016 तक आप चूंकि अल्प विकसित है तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया गया कि आप 2016 तक आपके सारे जो शुल्क है वो समाप्त करोगे। परंतु ये सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इसमें क्या किया कि पाकिस्तान ने तो जैसे इन्होंने भैया तय किया कि चलो अपन, है ना, आप एक दूसरे के सामान, एक दूसरे के देशों में अगर जो भी आप गुड्स की सप्लाई करोगे उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाओगे, कोई ड्यूटी व्यूटी नहीं लगाओगे, ठीक है। तो क्या होता है, एक नेगेटिव लिस्ट बनती है। नेगेटिव लिस्ट क्या होती है? नकारात्मक सूची बोलते हैं जिसको। कुछ एक देश, जैसे मान लो हर देश ये बोलेगा कि यार मेरे 5 सामान है, 5 या 10 या 15 सामान है, इस पे तो मैं ड्यूटी लगाऊंगा ही लगाऊंगा। जैसे मान लो कि यार अपने यहाँ पे गेहूँ अच्छे होते हैं, तो यार अब बाहर से अगर गेहूँ आएंगे और मान लो बाहर से गेहूँ सस्ते आ रहे हैं, तो क्या होगा कि अपने अगर जो किसान है बेचारा वो मर जाएगा। तो फिर हम नेगेटिव लिस्ट में डाल देंगे गेहूँ को, कि नहीं भैया यार हमारे देश में अगर कोई गेहूँ बेचने आएगा ना तो हम उस पर टैक्स ज़रूर लगाएंगे या ड्यूटी ज़रूर लगाएंगे। तो उसको नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं, कि जिस जिस पे ड्यूटी लगाओगे वो नेगेटिव लिस्ट में डाल दो।
तो पाकिस्तान को बोला भाई तुम भी नेगेटिव लिस्ट बना लो, तो पाकिस्तान ने क्या किया, नेगेटिव लिस्ट में 1200 चीज़ें डाल दी। तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, वो तो सारी की सारी चीज़ें उसने उठा के नेगेटिव लिस्ट में डाल दी कि हम तो इस पर भी शुल्क लगाएंगे, इस पर भी शुल्क लगाएंगे, इस पर भी शुल्क लगाएंगे, इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, तो कुछ नहीं, दो चीज़ें पढ़ी अपन ने। इससे पहले 1993 में हमने साफ्टा करवाया और 2004 के अंदर हमने साफ्टा किया, जो कि 2006 से लागू होना था, पर ये लागू नहीं हो पाया। 2014 के काठमांडू सम्मेलन, 2014 में हुआ था काठमांडू सम्मेलन आपका, उसके दौरान सार्क देशों में मोटर व्हीकल समझौता, एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट होने वाला था, वो प्रस्तावित किया इन्होंने। सबने मिलकर कहा कि हम एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट करते हैं कि हमारे इधर से एक दूसरे देशों में जो ट्रक जाएंगे, उन ट्रक में मतलब ऐसा होगा कि हम उसको रोकेंगे नहीं और ज़्यादा चेक वैक नहीं करेंगे, ताकि अपना समय बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, वो ट्रक व्रक बहुत ज़्यादा देर रुकते हैं बॉर्डर पे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसके तहत माल, यात्री या निजी वाहन बिना रोक टोक के सार्क देशों में आवागमन कर सकते हैं। कि भाई 8 देशों में जो है अपने कोई भी ट्रक वगैरह हो वो आ जा सकते हैं, ट्रक हो या कोई बसेस हो, कोई निजी वाहन हो, अगर ये 8 देशों में से कोई है तो वो आ जा सकता है। ठीक है, पर पाकिस्तान ने वापस विरोध किया। कुल मिला के इस सार्क में अगर कोई समस्या की जड़ है तो वो कौन है, पाकिस्तान। इस पाकिस्तान की वजह से ये सार्क, अगर कोई पूछे कि सार्क असफल क्यों है, तो क्या पाकिस्तान की वजह से, हर जगह पाकिस्तान आएगा। तो पाकिस्तान ने बाकायदा इसका विरोध किया, तो अंत में फिर क्या किया, पाकिस्तान को तो बाहर निकाला और 4 देशों ने आपस में ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कर लिया। 4 देश कौन से थे, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इन 4 देशों ने मिलकर क्या कर लिया, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कर लिया। उसने तो नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान को इंडिया से भारी दिक्कत है। ठीक है साहब, अगला पॉइंट है आपका कि काठमांडू सम्मेलन के दौरान सार्क देशों के मध्य ऊर्जा साझा करने का समझौता प्रस्तावित था। उसी काठमांडू सम्मेलन में जो 2014 में हुआ था, उसमें एक और चीज़ थी कि यार अपने ये ऊर्जा साझा करेंगे एक दूसरे से, एनर्जी की, भैया तेरे पास अगर बिजली ज़्यादा आ रही है तो तू मेरे को दे दे, मेरे पास ज़्यादा है मैं तेरे को दे दूंगा। पर फिर पाकिस्तान ने टांग अड़ा दी और वो भी समझौता नहीं हुआ। आपको अभी याद हो तो भारत ने एक सार्क डेडिकेटेड सैटेलाइट छोड़ा था, ये न्यूज़ में भी रहा था कि भारत के द्वारा हाल ही में सार्क उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, जिसके माध्यम से आपदा प्रबंधन मतलब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, मौसम पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग, खोज बचाव, दूरस्थ शिक्षा, है ना। लेकिन पाकिस्तान फिर बोला कि नहीं, मैं तो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता। तो पाकिस्तान के अलावा बाकी सभी देश इन्होंने इससे हिस्सा लिया। फिर अभी मैंने आपको लेटेस्ट बताया कि एक फंड बनाया गया है, सार्क इमरजेंसी फंड। वो पॉइंट आप इसमें खुद लिख लेना, छठा पॉइंट डाल के, कि सार्क इमरजेंसी फंड बनाया गया है कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए। और उसके अंदर भारत ने $10 मिलियन डाले हैं और दूसरे देशों को जो इच्छा हो उतने डालने को कहा गया। और क्या किया है इन्होंने, तो एक सार्क यूनिवर्सिटी खोली गई है नई दिल्ली में, फिर एक सार्क कृषि केंद्र है ढाका बांग्लादेश में, एक सार्क विकास निधि है भूटान में, और एक सार्क ऊर्जा केंद्र है पाकिस्तान में। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि यार ये सार्क की समस्याएं क्या हैं, या प्रश्न ऐसा आ सकता है कि क्यों सार्क जो है वो आपका यूरोपियन यूनियन की तरह फेमस नहीं है। तो इसका रीज़न यही है कि भैया अगर आप असफल सार्क में से पाकिस्तान को हटा दें, पाकिस्तान इसमें से चला जाए, तो ये सफल सार्क बन जाएगा। तो इसमें क्या क्या समस्याएं हैं भैया, देख लेते हैं थोड़ी सार्क की समस्याएं। तो सार्क के शिखर सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित नहीं होते भैया, हर साल इसकी मीटिंग नहीं होती। ये बहुत ही लेजी हैं, ये हर साल इसकी मीटिंग, जैसे आप रोज़ नहीं पढ़ते हो वैसे हर साल इसकी मीटिंग नहीं होती। सार्क में द्विपक्षीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी रहते हैं। देखो बाइलेटरल जो मुद्दे होते हैं ना, वो क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी रहते हैं। देखो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे तो मैंने 5 पढ़े थे अपन ने, कि ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन, एक दूसरे, ये तो क्षेत्रीय मुद्दे थे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि द्विपक्षीय मुद्दे, जैसे भारत पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान बार बार आतंकवाद फैलाता है, अटैक कर देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो ये सारा मामला गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी है। तीसरा पॉइंट है, सार्क के द्वारा किए गए समझौते पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाए। अभी 2006 के अंदर आपका जो हुआ था साफ्टा, क्या हुआ था, साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये लागू अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, फिर पाकिस्तान के द्वारा असहयोग की नीति अपनाई जाती है, पाकिस्तान सहयोग करता ही नहीं है। वैश्विक महाशक्तियों का हस्तक्षेप होती है, बिल्कुल साहब, इसमें चाइना और अमेरिका भी हस्तक्षेप करते हैं। पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। भारत के मुकाबले अन्य देश काफ़ी छोटे हैं और वे बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बिग ब्रदर सिंड्रोम।
अब क्या है बिग ब्रदर सिंड्रोम, एक ऐसी टर्म है कि अपने जो आसपास के देश है थोड़ा गौर करना। जैसे मैं आपको मैप दिखाता हूँ, देखो वापस चले अपन उस मैप पे। ये देखो अपने आसपास के देश हैं, जो भारत कितना बड़ा है, और ये आसपास के देखो बेचारे इतने छोटे छोटे से देश हैं। ये देखो श्रीलंका इतू सा, बांग्लादेश इतू सा, भूटान इतू सा, नेपाल इतू सा, पाकिस्तान भी छोटा ही है, अफगानिस्तान भी छोटा ही है। तो भारत तो एक बहुत बड़ा देश है, और इसके ये जो बेचारे सार्क में बाकी जो इसके सदस्य देश हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो भारत क्या करता है, ये बड़े भाई की भूमिका निभाता है। अपने बड़े भाई नहीं होता, अपने घर में उसकी चलती है। तो वैसे भारत को लिए ऐसा बताया जाता है कि भारत जो है वो बिग ब्रदर की भूमिका निभाता है, कि भारत केवल अपनी अपनी चलाता है। तो इसलिए जो दूसरे देश हैं वो ज़्यादा सहयोग नहीं करते, और क्षेत्र में आपसी जुड़ाव काफ़ी कम है, जिससे व्यापार भी बहुत कम होता है। देखो वापस आप मैप पे जाओ, इस क्षेत्र में पता है क्या है, आपस में जुड़ाव नहीं है देशों में। देखो पाकिस्तान का श्रीलंका से जुड़ाव नहीं है, श्रीलंका का बांग्लादेश से जुड़ाव नहीं है, बांग्लादेश का पाकिस्तान से जुड़ाव नहीं है। ऐसे कोने कोने में है ये सारे, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। बाकी जैसे यूरोपियन यूनियन को आप देखते हो तो उसका क्या है, आपस में लिंक है। अब मालदीव बेचारा यहाँ पड़ा है, श्रीलंका यहाँ पड़ा है, तो इनका आपस में कोई भी जुड़ाव नहीं है। तो इसीलिए भी ये थोड़ा सा कम सक्सेसफुल है। तो बिल्कुल ये पॉइंट एकदम रट लेना कि सार्क की क्या क्या समस्या है। देखो बहुत इजी समस्याएं हैं कि भाई हर साल शिखर सम्मेलन नहीं होता है, इसके लिए जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी रहते हैं। सार्क के जो समझौते हैं वो पूर्ण रूप से लागू नहीं किए गए हैं। चीन और अमेरिका का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान सहयोग नहीं करता है, आतंकवाद फैला रहा है, और भारत के मुकाबले जो दूसरे देश हैं वो काफ़ी छोटे हैं, और ये इनका आपस में जो क्षेत्रीय जुड़ाव है वो भी बहुत कम है। ठीक है, समझ में आ गया कंप्लीट सार्क। मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ये नोट्स एज इट इज़ आप उतार लेना, इसको रट लेना, याद कर लेना। पहला संगठन आपका खत्म हो गया, कल हम बिम्स्टेक शुरू करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी पूछें। ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं अपन फिर।